हेलो माय डियर स्टूडेंट, सब बढ़िया। मैं हूं आपका आसू भैया और आप सभी का स्वागत है हमारे एक्सेलरेट एकेडमी A2 पर। तो बच्चों, पिछले क्लास में हमने किसके बारे में पढ़ा था? संकुलन क्षमता के बारे में, ठीक है। और संकुलन क्षमता में हम लोगों ने SCC का, BCC का और FCC का संकुलन क्षमता देखा था। संकुलन क्षमता क्या था कि जो ठोस है ना, ठीक है ना, जो ठोस है उसके द्वारा कितना स्थान घेरा गया है। कोई जो तुम्हारा क्रिस्टलीय ठोस है तो उसमें जो अवयवी कण है ना, उसके द्वारा कितना घेरा गया आयतन है और उसमें कितना रिक्त भाग बचता है, ठीक है। तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ओर मूव करते हैं और आज पढ़ेंगे हम लोग इकाई सेल का घनत्व। लेक्चर नंबर 10 है इकाई सेल का घनत्व। चलो भाई देखते हैं इकाई सेल का घनत्व क्या होता है, ठीक है। इकाई सेल का घनत्व या किसी क्रिस्टल का घनत्व, क्रिस्टल घनत्व की गणना कीजिए करके आता है, ठीक है। या इकाई सेल का घनत्व ज्ञात कीजिए करके आता है, डेंसिटी याद करना है यूनिट सेल का, ठीक है। चूंकि तुम लोगों को क्या पता है, ठीक है, इकाई सेल का घनत्व देखो, मान लो एक, ध्यान से सुनना, ये तुम्हारा क्या है, एक यूनिट सेल है, ठीक है। एक ये क्या है, हमारा यूनिट सेल है। और ये जो यूनिट सेल है इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है, ए है। इसी यूनिट सेल का बारंबार पुनरावृत्ति होकर क्रिस्टल जालक बनेगा। मान लो हम लोग एक इकाई सेल का घनत्व ज्ञात कर ले तो हम लोग को क्रिस्टल जालक का भी घनत्व पता चल जाएगा। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो इसी कारण हम लोग किसका घनत्व निकालते हैं, इकाई सेल का घनत्व निकालते हैं। चूंकि घनत्व बराबर क्या होता है जी, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। तो यूनिट सेल का घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, ये इकाई सेल का घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, तो इकाई सेल का घनत्व, इकाई सेल का घनत्व, इकाई सेल का घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, इकाई सेल का द्रव्यमान बटे इकाई सेल का आयतन, इकाई सेल का द्रव्यमान बटे इकाई सेल का क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, इकाई सेल का आयतन, ठीक है। चूंकि देखो यूनिट सेल जो है वो क्यूबिक है, यूनिट सेल घनीय है, यूनिट सेल क्या है, घनीय है। वह इसकी प्रत्येक भुजा, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है, प्रत्येक भुजा की लंबाई ए है, स्मॉल ए है, बताया ना सब, प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है, ए। तो यूनिट सेल का आयतन कैसे निकालोगे, यूनिट सेल का आयतन, आयतन क्या हो जाएगा, ए का क्यूब, लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी ऊंचाई, तीनों के तीनों बराबर है, तो ए का क्यूब हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या किसी को, नहीं। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। क्लियर है कि नहीं। अच्छा, उसके बाद देखो ये तो निकाल रहा है इकाई सेल का आयतन क्या होगा करके, इकाई सेल का द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे SCC रहेगा, BCC रहेगा, FCC रहेगा, ठीक है ना। प्रत्येक यूनिट सेल पर कितना परमाणु का योगदान है उसको देखोगे, ठीक है ना। ये इसमें कितना योगदान है, 1 है तो 1 करोगे, फिर प्रत्येक जो परमाणु रहेगा उसका द्रव्यमान निकालोगे। समझ रहे हो कि नहीं जी। तो क्या निकालोगे, इकाई सेल का द्रव्यमान बराबर क्या होता होगा, इकाई सेल का द्रव्यमान, इकाई सेल का द्रव्यमान कैसे निकालोगे, ठीक है। परमाणु योगदान, परमाणु का योगदान गुणित एक परमाणु का भार, एक परमाणु का भार। ध्यान से देखो जी, परमाणु का कितना योगदान है, ठीक है ना। इकाई सेल, यूनिट सेल निर्माण में, यूनिट सेल निर्माण में परमाणु का योगदान कितना है और एक परमाणु का भार कितना है, इसको देखोगे। समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। अरे देखो एक परमाणु है तो एक परमाणु गुणित उसका एक परमाणु का भार करोगे ना, 10 परमाणु रहेगा तो उसका भार करोगे। जैसे कि देखो एक लड्डू है, एक लड्डू का भार मान लो 10 ग्राम है, तो 10 लड्डू का भार बताओ बोलेगा, तो 10 गुणित 10 करोगे ना, तो सेम टू सेम पहले यूनिट सेल के निर्माण में कितना परमाणु का योगदान है, मान लो एक परमाणु रहेगा तो एक परमाणु का भार का गुना करोगे, 10 रहेगा तो 10 का गुणित एक परमाणु का भार करोगे। समझ रहे हो ना, तो ऐसा मान आएगा। चूंकि एक परमाणु का भार कैसे निकलता है, जैसे कि देखो एग्जाम्पल ले रहा हूं, जैसे कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का भार आता है कितना, 14 AMU। ऐसा थोड़ी है कि वो सिर्फ नाइट्रोजन के एक परमाणु है, इसमें क्या बोलता हूँ कि एक जो नाइट्रोजन है ना वो 1 मोल है, 1 मोल का भार आता है 14 AMU, और 1 मोल का भार है भैया किसका, 1 मोल का भार है कितना, ये 14 AMU। और 1 मोल बराबर कितना होता है, 6.022 गुणित 10 का घात 23 होता है।
ठीक है ना। 1 मोल का भार इतना है 14 AMU, ठीक है। तो इतना का 6.02 गुणित 10 का घात 23, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो संख्या, इतना कण का भार है, ठीक है ना। यानी कि 6.022 गुणित 10 का घात 23 कण का भार, इतना है ये, ठीक है। तो एक परमाणु का भार कितना हो जाएगा इसका, एक परमाणु का भार क्या हो जाएगा, चलो तो बताओ, 14 बटे हो जाएगा 6.022 गुणित 10 का घात 23, यानी ये क्या है तुम्हारा, ये द्रव्यमान है वो है, और ये क्या है तुम्हारा एवोगैड्रो संख्या है वो है। यानी कि एक परमाणु का भार का फॉर्मूला क्या है, M/Na। समझ पाए रहे हो कि नहीं, डायरेक्ट नहीं लिखना है भाई। एक परमाणु का भार क्या हो गया, M/Na, ठीक है। तो एक परमाणु का भार कैसे निकालोगे, उसका जो भार है परमाणु का भार, ठीक है ना, बटे क्या करोगे, एवोगैड्रो संख्या। क्योंकि देखो ना, जो भी परमाणु रहता है उसका ये जो भार रहता है ना, वो इतने कणों का रहता है भार एवोगैड्रो का, और हमको एक कण बोला है, एक परमाणु बोला है उसका केवल, क्लियर है। तो उसका भार निकालोगे तो बटे में करोगे ना भाई। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, क्लियर है क्या, 1 मिनट डस्टर देख लेंगे, ठीक है। तो एक चीज जानो, एक परमाणु का भार कैसे याद करोगे, ठीक है। एक परमाणु का भार, ठीक है, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान बटे क्या होता है, एवोगैड्रो, एवोगैड्रो संख्या। इसको M बोल रहा हूँ और इसको Na बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि एक परमाणु है, एक परमाणु का भार, एक परमाणु का भार बराबर ये होता है परमाणु द्रव्यमान बटे एवोगैड्रो संख्या, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा जी, चलो बताओ, इसको किससे शो करते हैं, Z से। तो Z गुणित M/Na, ये हो जाएगा समीकरण 3, ठीक है। समीकरण 1 में 2 व 3 का मान रखने पर, 2 व 3 का मान रखने पर, मान रखोगे जी क्या आ जाएगा, चलो बताओ, ठीक है। डेंसिटी D से शो कर रहा हूँ, घनत्व को, इकाई सेल का द्रव्यमान निकालना है, इकाई सेल का द्रव्यमान, ये देखो इकाई सेल का द्रव्यमान निकाल दिया, Z गुणित M/Na, ठीक है, Z गुणित M/Na, और ये घनत्व, इकाई सेल का आयतन कितना लिखा था, A का क्यूब। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Zm A का क्यूब इंटू Na, क्लियर है कि नहीं। तो यूनिट सेल का, ठीक है, कभी भी घनत्व निकालना रहेगा तो उसके लिए ये फॉर्मूला डिराइव करना। समझ आया कि नहीं आया ना, आगे बढ़ जाऊं, इतना ज़्यादा MP नहीं है, इसका क्वेश्चन भी आता है, तो हमेशा ये रखना कि ऑप्शन में यदि दूसरा क्वेश्चन रहे तो उसको सॉल्व करना। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते जाता है, क्लियर है कि नहीं। एक एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल द्वारा क्लियर करते हैं, ये समझ आया कि नहीं। देखो एक बार रिवाइज कर देता हूँ ना। इकाई सेल का घनत्व क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इकाई सेल से ही किसका निर्माण होता है, क्रिस्टल जालक का। इकाई सेल का निकाल डालोगे घनत्व तो क्रिस्टल जालक का भी निकाल डालोगे। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, चूंकि यूनिट सेल का निकालना है तो यूनिट सेल का द्रव्यमान बटे यूनिट सेल का आयतन। चूंकि घनी है यूनिट सेल तो यूनिट सेल का आयतन A का क्यूब, कहानी खत्म। उसके बाद द्रव्यमान कैसे निकालते हो, Z कितना परमाणु का योगदान है, SCC रहेगा तो केवल एक परमाणु रहेगा, और एक परमाणु का गुणा करोगे भार का, जी क्लियर है। चूंकि भार बराबर क्या होता है, परमाणु भार बटे एवोगैड्रो संख्या, याद कर लेना है, इतना कॉन्सेप्ट याद नहीं कर सकते तो Z गुणित M/Na होता है, ठीक है ना। ये इकाई सेल का द्रव्यमान, सॉरी ये इकाई सेल का द्रव्यमान Z गुणित M/Na। बस समीकरण 1 में मान रखना Z गुणित M, ठीक है, Z इंटू M अपॉन A इंटू Na, जहाँ क्या है एवोगैड्रो संख्या, क्या है एवोगैड्रो संख्या। समझ आया क्या, इतना क्लियर है। देखो भाई लिख लो, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। देखो इस चैप्टर से पिछले साल तक का ट्रेंड क्या है, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक ही क्वेश्चन आता है, वो शॉर्ट की त्रुटि, फ्रेंकेल त्रुटि, रस समीकरण मिति, अरस समीकरण मिति में अंतर, चुंबकीय गुण, ठीक है ना, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय में अंतर, FCC SCC BCC में की संरचना में योगदान, ये सब क्वेश्चन खा देते हैं। बहुत कम चांसेस रहता है कि यूनिट सेल का तुमको प्रॉपर घनत्व पूछे, लेकिन फिर भी IMP है, ठीक है। तिमाही 6 माही के लिहाज से और कंपटीशन एग्जाम में इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो उसमें मान रखो और गणना करो, ऐसा चलता है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, रुको देखते हैं भाई। अच्छा, ये जो तुम लोग निकाले थे ना, यूनिट सेल का निकाल रहे थे भाई, यूनिट सेल का निकाल रहे थे, ठीक है। यूनिट सेल का कैसे निकाल रहे थे, Z इंटू M इंटू A का क्यूब इंटू Na, ये निकाले थे ना फॉर्मूला, ठीक है। चूंकि घनत्व बराबर क्या है, द्रव्यमान बटे आयतन, सबसे छोटी इकाई है ना ये, ठीक है। तो द्रव्यमान का इकाई क्या होगा, सबसे छोटा इकाई ग्राम, और आयतन क्या होगा, सेंटीमीटर का इसके क्यूब।
ग्राम प्रति सेंटीमीटर का क्यूब होता है। इसका इकाई क्या होता है? ग्राम प्रति सेंटीमीटर का क्यूब। तो कभी भी तुमको क्वेश्चन जो दिया रहेगा, ठीक है ना, क्वेश्चन में यदि, ठीक है ना, नोट लिख लेना, क्वेश्चन में यदि, ठीक है ना, पिकोमीटर, ठीक है ना, सेंटीमीटर के अलावा या ग्राम के अलावा, यदि ग्राम या सेंटीमीटर क्यूब के अलावा अन्य मात्रक हो तो उसे ग्राम व सेंटीमीटर में क्या करना है? चेंज करना है। ठीक है, जैसे कि देखो, एक एंगस्ट्रॉम दिया है जी, एक एंगस्ट्रॉम का मीटर यानी ऐसा ही मात्रक में, ठीक है, और एक सीजीएस मात्रक, ठीक है ना। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 का घात ऋण 10 मीटर, और सेंटीमीटर निकालोगे 10 का घात ऋण 8 सेंटीमीटर। ये होता है, याद रखना। समझ रहे हो कि नहीं? एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 का घात ऋण 10 मीटर, अरे 10 का घात ऋण 9 मीटर। एक नैनोमीटर बराबर 10 का घात ऋण 9 मीटर, और ये हो जाएगा 10 का घात ऋण 7, 2 बस कम करना है, सेंटीमीटर। और मान लो ऐसा दे दिया रहेगा 1 पिकोमीटर, तो 10 का घात ऋण 12 मीटर होता है, ये हो जाएगा 10 का घात ऋण 10 सेंटीमीटर। दिमाग में छाप के रखना, कभी भी 1 पिकोमीटर दिया है तो 10 का घात ऋण 10 सेंटीमीटर कर देना है। ठीक, नैनोमीटर दिया रहेगा 10 का घात ऋण 7 सेंटीमीटर, और एंगस्ट्रॉम दिया रहेगा 10 का घात ऋण 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में चेंज करना है। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि मात्रक किस में है जी? ग्राम प्रति सेंटीमीटर का क्यूब। यहाँ तक समझ आया क्या? चलो छाप लेना इसको भी, ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट्स करके। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं इसका। चलो देखो, किसी धातु जिसका परमाणु भार 60 है, लिखते हैं भाई, किसी धातु जिसका परमाणु भार 60 है, परमाणु भार 60 है। उसके बाद बोल रहे हैं उसकी क्रिस्टल संरचना एफसीसी एवं उसकी, लिखो साथ साथ, उसकी क्रिस्टल संरचना एफसीसी एवं, ठीक है, यूनिट सेल की कोर लंबाई, यूनिट सेल की कोर लंबाई 400 पिकोमीटर है, 400 पिकोमीटर है, तो उसके घनत्व की गणना कीजिए। 400 पिकोमीटर है तो इसके घनत्व की गणना कीजिए, घनत्व की गणना कीजिए। कुछ नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। चूँकि D इज इक्वल टू होता है क्या होता है जी? Z इंटू एम अपॉन ए का क्यूब इंटू एन ए, ये होता है, और वो भी किसमें? ग्राम प्रति सेंटीमीटर का क्यूब। दिया है, क्या दिया है? m दिया है, m बराबर कितना है? 60। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। चूँकि FCC है तो Z का मान क्या होता है? FCC रहता है तो Z का मान क्या होता है? ठीक है, कितना होता है जी? 4 होता है। कितना होता है? 4। अरे याद करो, FCC संरचना मतलब कोने पर और फलक पर, फलक का योगदान आधा, 6 फलक है, ठीक है, तो 6 गुणित 1/2 तो 3 आएगा, और कोने का 1 तो 3 और 1 4। Z का मान कितना आता है? 4 आता है। शुरू से वीडियो देखा करो, समझ नहीं आता है फिर क्या है कैसा है करके, ठीक है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, उसमें जाना और लाइन से देखना, तब क्लियर कट होते जाएगा। तो FCC है तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, Z का मान भी आ गया। A का क्यूब निकालना है, A का क्यूब, ठीक है। चूँकि चलो पहले देखो, चूँकि A बराबर दिया है 400 पिकोमीटर दिया है, हमको किस में याद करना है इसको? ठीक है, सेंटीमीटर में। चूँकि 1 पिकोमीटर 10 का घात ऋण 10 सेंटीमीटर, तो 400 पिकोमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 400 गुणित 10 का घात ऋण 10 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, पिकोमीटर 10 की घात ऋण 10 हो गया क्या यहाँ तक? अच्छा, आगे बढ़ जाऊँ? चलो ध्यान दो। तो मान रखने पर, मान रखो भाई, क्या हो जाएगा? D इज इक्वल टू Z का मान कितना है? 4, M का मान कितना है? 60, A का क्यूब बोला है ना। अच्छा, इसको और सॉल्व कर सकते हो, 4 गुणित 10 का घात 2 गुणित 10 का घात ऋण 10, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 4 गुणित 10 का घात ऋण 8। क्लियर है?
यहाँ तक समझ आएगा नहीं। 4 × 10 का घात ऋण 8 सेंटीमीटर वो भी और ठीक है। तो चलो 4 × 10 का घात ऋण 8 ये 3 क्यूब है ना भाई, ठीक है। एन का मान होता है 6.022 × 10 का घात 23। तो डी बराबर चलो देखो 4 × 60, ठीक है। 4 कितना बार गुना, 4 × 4 × 4 8 × 24 10 का घात ऋण 24 × 6.022 × 10 का घात 23। क्लियर है। सॉल्व कर दो। सॉल्व करोगे क्या होगा, 1 4 और ये 4 कट गया, ठीक है। 2 दूनी 4 2 3 6 ये 30 2 एकम 2 ये 15 क्या आ जाएगा 15/4 गुणित, अब ये 10 का घात 24 है, ये 10 का घात 23 है, 23 कट गया, ये 24 एक ही 10 बचा है, 4 × 10 गुणित 6.02 ऐसा है। अच्छा यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सब लंदर फंदर पूरा जब सॉल्व करोगे, ठीक है ना। अच्छा 1 मिनट और देख लेते हैं, कुछ छूट थोड़ी रहा। अच्छा ये 10 का घात ऋण 24 है ना, और ये 23 है, तो 10 का घात ऋण 1 है, ये मतलब ये 1/10 है एक हिसाब में। अब ये ऊपर जाएगा तो 15, ध्यान दो 1.5 हो जाएगा। अब 4 × 6.022 ये बचा, ठीक है। तो 6 × 24 150 अराउंड 24 के आसपास ये आएगा, ठीक है। तो जब पूरा सॉल्व करोगे, ठीक है ना, तो रुक देख लेते हैं भाई कहीं पास मिस्टेक थोड़ी हो रहा है। गुना भाग तुम लोग कर लेना भाई। 4 × 4 × 4 1 4 1 4 कट गया 60 है, ठीक है भाई। 4 × 4 24 15 ठीक है, कट गया 15 है। 4 गुणित ये भी कट गया 1/10 आया 15 है, 1.50 हो गया, ठीक है। नीचे में क्या है 4 है, ठीक है भाई, और 6.022 है, हाँ ये भी ठीक है, ठीक है। सॉल्व करो, ठीक है। 4 दूनी 8 4 दूनी 8 0.6 24, ठीक है। तो 150 तो 6 दशमलव के आसपास आएगा, ठीक है। 25 4 25 6 तो 6.25, ठीक है। देख लेना 6 के आसपास आएगा, 6.25 ग्राम प्रति सेंटीमीटर का क्यूब। तो इस तरीके से आपको क्या करना है पूरा, पहले तो देखो कभी भी जो ए का मान रहेगा ना उसको ये देखना कि सेंटीमीटर में लाना है। ये पिकोमीटर था, किस में ला दिया मैं, सेंटीमीटर में ला दिया। उसको थोड़ा सा सरल करना, सरल करने के बाद डायरेक्ट फॉर्मूला में रखना है, डायरेक्ट आंसर आएगा। हमेशा एक चीज़ का याद रखना, ये टाइम ज़्यादा खा पाता है, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत अच्छा होगा, तुम स्ट्रांग होगे गणित में तो अच्छा खासा ये जल्दी जल्दी बन जाएगा, ठीक है। यदि इसके अथवा में कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, खासकर बोर्ड एग्जाम जो लिखोगे उसके लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अथवा में दिया रहेगा और वो मान लो थ्योरी वाला पार्ट होगा या सरल होगा तो उसको पहले सॉल्व करने का कोशिश करना, टाइम बचेगा, ठीक है। वरना इतना बेस्ट है, बस फॉर्मूला में रखना है, बार बार प्रैक्टिस करना, एग्जाम्पल का ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम्पल से आते हैं, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।